जी हाँ, एग्जाम्पल नंबर 2 देखे। सबसे पहले कह रहा है फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन। भाई 2 चिल्ड्रन है एक फैमिली में। तो कल भी मैं इस बात पे बॉयज ग्रुप में थोड़ा सा डिस्कशन चल रहा था कि भाई 2 चिल्ड्रन है तो बॉय गर्ल और गर्ल बॉय वाला केस सेम सेम होगा, ऐसा नहीं है। अगर पहले बॉय बॉर्न हुआ तो बॉय बड़ा हो गया और गर्ल छोटी हो गई, और अगर पहले गर्ल बॉर्न हो गई तो गर्ल बड़ी हो गई, बॉय छोटा हो गया। तो इसके अंदर उसी तरह से 4 केस बनेंगे जैसे आपके पास जो है क्वाइन में केस बनते हैं, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल करके। समझिए कैसे। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात कर रहे हैं हम, तो सैंपल स्पेस बनाया हमने सबसे पहले। अब 2 चिल्ड्रन का सैंपल स्पेस चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, उसमें आ जाएगा आपके पास बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय और गर्ल गर्ल। तो ये आपके पास 4 केस आ गए इसके सैंपल स्पेस में। किसी को कोई परेशानी हो तो चैट बॉक्स में डाल देना भाई। तो बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय, गर्ल गर्ल। उसने हमारे से ये कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चाइल्ड्स आर बॉयज गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय। ये उसी तरह का क्वेश्चन है जो मैंने आपको एग्जांपल में समझाया था कि 2 सिक्के उछाले गए, दोनों हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी अगर एटलीस्ट एक हेड आ जाए तो अब इसके अंदर 2 चीजें आ रही देखो। उसने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज, मतलब एक ई बना लिया हमने, एक एफ बना लिया। ई को हमने कह दिया बोथ बॉयज, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और एफ हमारे पास हो गया जी, ध्यान दीजिए आप, एटलीस्ट वन बॉय। ये अब मैं आपसे पूछूं ई के फेवर में कितने केस आ रहे, तो ई के फेवर के हमें केस बताने हैं, कितने आ रहे हैं हमें नहीं मालूम। तो हमने क्या करा, ध्यान दीजिए, ई के फेवर के हमने केस ले लिए बोथ बॉयज के, बी बी, ये आ गया, एक केस आ गया, बिल्कुल ठीक वृंदा। इसके बाद एफ ले लिया हमने, एटलीस्ट वन बॉय, कम से कम एक बॉय। कम से कम एक बॉय का मतलब एक तो होना ही चाहिए, ज्यादा भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा, मींस 3 केसेस। कौन कौन सा, बॉय बॉय, बॉय गर्ल और गर्ल बॉय। कल जो डिस्कशन हो रहा था वो इसी 2 पार्ट पे था कि ये दोनों सेम है, नहीं, ये दोनों डिफरेंट केसेस हैं, इसलिए यू हैव टू मेक ऑल 4 केसेस है। अब प्रोबेबिलिटी मांगी है ई की, कब, जब एफ हो चुका है। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को लिखने का तरीका है। क्वेश्चन में ये कहा गया गिवन दैट, गिवन दैट का मतलब है कि ये टर्म आपको, गिवन दैट का मतलब ये इवेंट ऑलरेडी हो चुका है कि एटलीस्ट वन बॉय। तो आपको प्रोबेबिलिटी ई की निकालनी है जब एफ हो चुका है। तो उसे लिखते कैसे हैं, प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ। पढ़ते कैसे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैड ऑलरेडी अकर्ड, जब ये पहले से हो चुका है। इसका फार्मूला, पूरी एक्सरसाइज में एक ही फार्मूला लगेगा, दोनों का इंटरसेक्शन अपॉन एफ की प्रोबेबिलिटी। अब यदि आप ध्यान से देखो तो आपको इसमें कहीं ई की प्रोबेबिलिटी की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसलिए अगर ई के केसेस आप नहीं भी बना पा रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको एफ पता होना चाहिए और दोनों का कॉमन पता होना चाहिए। 2 बात आपको पता होनी जरूरी है। अब ई इंटरसेक्शन एफ में कौन कौन सा केस आ रहे, सिर्फ बी बी, ये वाला, बिल्कुल ठीक। तो एक केस आ रहा और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4 है हमारे पास, तो प्रोबेबिलिटी बनी इसकी 1/4। एफ की प्रोबेबिलिटी की बात करें, भाई एफ में 3 केस आ रहे और टोटल केस आ रहे 4, तो जो प्रोबेबिलिटी बनी एफ की वो बनी 3/4। तो आप देखो ध्यान से, 4 से 4 उड़ गया, आपको 1/3 आंसर मिल गया। तो ये आपके पास आंसर हो गया जी 1/3, एग्जाम्पल नंबर 2 का। हाँ भाई त्यागी जी, एग्जाम्पल नंबर 2 क्लियर हो गया। कल आपकी प्रॉब्लम थी एग्जाम्पल 2, और भी एक आधे की थी, पता नहीं किसकी थी।
चलिए इसके बाद आगे देखें। नेक्स्ट थी हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7। क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 7? कह रहा कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। एक सिक्का उछाला हमने, वो कह रहा इफ द कॉइन शोज हेड टॉस इट अगेन एंड इफ इट शोज टेल देन थ्रो अ डाइस। अच्छा, वो कह रहा हेड आने पे तो सिक्का दोबारा उछलेगा और टेल आने पे डाइस को थ्रो करना है। कह रहा फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4 और गिवन दैट में कहा देयर इज एटलीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल तो होना ही चाहिए। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे आप एग्जांपल नंबर 7 को। जी हाँ, एग्जांपल नंबर 7 पहले इसे समझ लो। देखो जब भी कभी हम जितने भी केसेस बनाते हैं उन सब की प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है। अब आपने सबसे पहले सिक्का उछाला तो उसमें या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो इसका मतलब हेड और टेल दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी सेम होगी। तो आपके पास जो 1 प्रोबेबिलिटी है उसे आपने 2 हिस्सों में ब्रेक कर दिया। 1/2 हेड आने की और 1/2 टेल आने की। ये हमने इसे यहाँ पे ब्रेक कर दिया। 1/2 में ब्रेक कर दिया हमने दोनों को, हेड आने की भी 1/2 और टेल आने की भी 1/2। फिर उसने कहा अगर हेड आया तो सिक्का दोबारा उछाल देंगे। इसका मतलब इसको फिर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया अब की बार हमने। तो अगर इसको फिर से 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो 1/4 इसकी हो गई प्रोबेबिलिटी और 1/4 इसकी हो गई प्रोबेबिलिटी। इधर भी हेड आ सकता है दूसरी बार में और टेल भी आ सकता है। तो इसका मतलब हेड की प्रोबेबिलिटी आपके पास 1/4 हो गई और हेड टेल की प्रोबेबिलिटी आपके पास 1/4 हो गई। अब उसने ये कहा था कि अगर टेल आएगा, ध्यान से सुन लो, उसने कहा था अगर टेल आएगा देन थ्रो अ डाइस, तब आपको एक डाइस को थ्रो करना है। तो भाई जब आपने एक डाइस थ्रो करी तो उस डाइस में तो हमारे पास 6 केस बन जाते हैं, कुछ भी आ सकता है 6 में से, यानी कि 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी। तो आप ध्यान से देखो कि ये 1/2 6 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो आप 1/2 को 6 से डिवाइड कर दो, यानी कि आपके पास 1/2/6 यानी कि 1/12 आ गया हमारे पास। तो इस 1/2 के 6 पार्ट हो गए 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12 और 1/12। तो आपने एक बात नोटिस करी कि सैंपल स्पेस जो बना हमारे पास वो क्या बना? हाँ जी, सैंपल स्पेस वो क्या बना? H के साथ तो H और T, H H H T, लेकिन टेल के साथ ये 6, तो इसका मतलब T1 T2 T3 T4 T5 T6 ये बने जी आपके पास 6 केस, 6 और 2 8 केस। अब उसने आपसे ये कहा कि आपको प्रोबेबिलिटी जो निकालनी है वो निकालनी है नंबर ग्रेटर देन 4 की। अच्छा जी, ई तो हमने कह दिया नंबर ग्रेटर देन 4। एफ में उसने हमारे से ये कहा गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट वन टेल, देयर इज एटलीस्ट वन टेल। ये तो सर कोई बात नहीं, आप इनके केसेस सेलेक्ट कर लो इसमें से। उसने आपसे ये कहा था कि ई हमारे पास है नंबर ग्रेटर देन 4, तो नंबर ग्रेटर देन 4 वाले केस देख लो कौन कौन से हैं। T5 और T6, T5 T6 ये 2 केस हैं। फिर एफ में कह रहा एटलीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल तो होना ही चाहिए। देखो 2 टेल वाला तो कोई है ही नहीं, तो ये सारे आ गए। इसका मतलब HT आ गया, T1 आ गया, T2 आ गया, T3 आ गया, T4 आ गया,
T5 आ गया और T6 आ गया, ये सारे केस आ गए। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला आपके पास है, E/F आपको कैलकुलेट करना है। भाई E/F में हमने पढ़ रखा प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F का एकमात्र फार्मूला पूरी एक्सरसाइज में यूज होना है। अब कॉमन कौन से हैं, देखो T5 यहाँ भी है, T6 भी है, T5 T6 यहाँ भी है, तो इसका मतलब T5 T6 वाला केस तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा, T5 T6 वाला केस तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा ये, ठीक है जी। और नीचे F की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारे पास। तो आप कैसे लिखेंगे, T5 की प्रोबेबिलिटी देखो ये रही ऊपर, T5 1/2 सॉरी 1/12 और T6 की भी 1/12, तो इसका मतलब 1/12 प्लस 1/12 तो ऊपर आ गया। नीचे नीचे आपके पास आया एक तो HT की प्रोबेबिलिटी है 1/4 और प्लस T1 T2 T3 T4 T5 T6 इन सब की प्रोबेबिलिटी का सम, तो इन सब की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा, हाफ। भाई इन सब की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा, हाफ, इसे कैलकुलेट कर लेंगे बस। तो 1/12 प्लस 1/12 2/12 मतलब 1/6 हो गया, ऊपर लिख रहा हूँ 1/6, और नीचे आ गया आपके पास, इसका एलसीएम ले लिया आपने 4 एलसीएम ले लिया तो 1 + 2 3/4 ही आ गया। इसे सिंप्लीफाई कर लें, ये ऊपर चला जाएगा 4/18, हाँ भाई 4/18 आ गया हमारे पास, यानी कि 2/9। ये है जी आपके पास एग्जाम्पल नंबर 7। देखो बाकी क्वेश्चंस में क्वेश्चन आया जी एक हमारे सामने कि बाकियों में हम ऐसा नहीं करते, बाकी में ऐसे केसेस भी तो नहीं बनते हमारे पास कि हमने हेड के साथ अलग उछाला, टेल के साथ अलग, और किसी में कुछ ऐसा आया नहीं हमारे पास अभी तक, इसलिए हमने ब्रेक नहीं करा। इसमें इनकी प्रोबेबिलिटी अलग आई, HH और HT की प्रोबेबिलिटी को अलग डिवीजन मिला, जबकि यहाँ पे 1/12 हुआ, ये अलग आया, तो ये इक्वली लाइकली नहीं है ये वाले इवेंट, इस वजह से हमें अलग अलग ब्रेक करके दिखाना पड़ा। तभी मैंने आपसे कहा था नहीं लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है अक्षित, नो नीड टू राइट एनी लैंग्वेज, सिंपली इफ यू ड्रॉ दिस ग्राफ, दिस बार ये बना दें आप, डायग्राम बना दें अगर अपने पास फ्लो चार्ट, तो आपको आगे इसको एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है। ये आपके पास प्रॉब्लम थी आपकी 2, एक तो आपके पास प्रॉब्लम थी एग्जाम्पल नंबर 2 और एक एग्जाम्पल नंबर 7, तो 2 और 7 तो ये आपके कवर अप हो गए। इसके बाद हम आगे चलते हैं, एक्सरसाइज में 2 प्रॉब्लम थी हमारी, एक क्वेश्चन नंबर 8 और एक प्रॉब्लम थी हमारी क्वेश्चन नंबर 15, वो भी समझ लो जी दोनों क्या कहते हैं दोनों क्वेश्चन। जिसको ये इसने नोट ना कराओ ये वाला, मैं सॉल्यूशन इसका ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, रिकॉर्डेड क्लास से भी मिल जाएगा आपको। जी हाँ, 8 क्वेश्चन की बात कर रहे भाई। 8 क्वेश्चन में ये कह रहा है अ डाइस इज थ्रोन 3 टाइम्स, तो 3 बार डाइस थ्रो करा, एक बार में 6 केस बनते हैं, 2 बार में बनते हैं 6 की पावर 2 यानी कि 36, और 3 बार में बनते हैं 6 की पावर 3 यानी कि 216। देयर आर 216 केसेस विच इज नॉट पॉसिबल टू राइट, सारे केसेस बनाना पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान से सुन लो, जब सारे केस बनाना पॉसिबल नहीं है हमारे पास तो हम क्या करेंगे, तो हम सिर्फ यहाँ पर लिखेंगे कि n और ये s यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस 216, बस छुट्टी, ऐसे लिखेंगे। अब कहा क्या उसने हमारे से कहा ई में तो आ रहा 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टोस, अच्छा जी, ई कह रहा है 4 अपीयर्स ऑन थर्ड टोस, तीसरी टोस पर हमारे पास जो है वो 4 आएगा। अच्छा, एफ में क्या कह रहा है हमारे पास, एफ में कह रहा है 5 and 6 रेस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टोसेस, ये आसान सा केस है,
5 and 6, 6 and 5 appears, अच्छा 6 and 5 appears respectively on first two tosses, respectively on first two tosses। आपको मैंने अभी एक बात बताई थी कि अगर आप ई के केस नहीं लिख पा रहे तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप मत लिखो ई के केस, छोड़ दो, सिर्फ एफ के केस शो कर दो। आप एफ के केस में पहले नंबर पे 6, दूसरे नंबर पे 5 है, उसके बाद तीसरे नंबर पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, और मेरे बच्चे 6 भी आ सकता है। इनके अलावा और कोई केस नहीं आने का। ये आ गया हमारे पास। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई इसके अंदर और इसके अंदर क्या कॉमन है, तो क्या आप देखकर नहीं बता सकते? बिल्कुल आराम से बता सकते हो। भाई इसमें तो सिर्फ वो वाला केस आएगा जिसमें लास्ट में 4 हो। हाँ अक्षित बिल्कुल ठीक, 6 5 4, क्योंकि लास्ट में 4 कह रहा। इसमें तो सिर्फ वही केसेस हैं जिसमें थर्ड नंबर पे 4 आ रहा हो। थर्ड नंबर में 4 तो सिर्फ यहाँ पे है, तो इसका मतलब बड़े आराम से हम देखकर बता सकते हैं कि E इंटरसेक्शन F में 6 5 4 आ गया, देयर इज ओनली वन केस। तो अब तो कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में। भाई उसने आपसे E की प्रोबेबिलिटी मांग रखी जब F हो चुका हो, तो आपने लिख दिया PE इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/216, F की प्रोबेबिलिटी 6/216, 216 से 216 कट गया, 1/6 आंसर आ गया। चेक कर लो एक बार जरा बुक में क्या आंसर आ रहा। वन बाय सिक्स ही आ रहा है। चलिए ठीक है। इसके बाद हमारे पास आप लोग की अगली प्रॉब्लम थी मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम पूछ रखी है वो है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन 15 में क्या कह रहा है? कह रहा है कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाइस। अच्छा, कह रहा है इफ ए मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, थ्रो द डाइस अगेन, and if any other number comes up then toss a coin। कह रहा find the probability of the event the coin shows a tail given that at least one dice shows a 3। पहले हम इसका सैंपल स्पेस तैयार कर लेते हैं, फिर बात करेंगे इसके बारे में। देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 15। जी हाँ, उसने कहा था एक्सपेरिमेंट है, डाइस थ्रो करनी है, 3 का मल्टीपल आएगा तो डाइस को दोबारा फेंका जाएगा। बनाओ जी सैंपल स्पेस। 3 का मल्टीपल आएगा तो डाइस को दोबारा फेंका जाएगा। तो 3 आया अगर, तो 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। 3 का दूसरा मल्टीपल हमारे पास जो है वो होता है 6। तो ये आ गया आपके पास 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। ये आ गया। फिर उसने ये कहा था हमारे से कि अगर कोई और नंबर आता है तो हम सिक्का उछालते हैं। अच्छा, 1 आया तो सिक्का उछला, 1H 1T। 2 आया तो भी सिक्का उछला, 2H 2T। 3 पे तो ये हो ही गया। 4 आया तो 4H 4T। 5 आया 5H 5T। 6 ही आ ही गया हमारे पास ऊपर। तो ये केसेस बने भाई हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 और 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसका मतलब भाई टोटल 20 केस बने बेटा जी। मांग रहा प्रोबेबिलिटी किसकी? इसने कहा हमारे से फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट कॉइन शोज अ टेल।
कॉइन पे टेल आए, अच्छा जी, कॉइन पे टेल आने की मांग रहा, कोई बात नहीं। कॉइन पे टेल 1 केस, 2 केस, 3 केस, 4 केस, इसके अलावा और कोई नहीं आ रहा। तो ई में मैं लिख नहीं रहा हूं, डायरेक्ट इसके केसेस ही शो कर रहा हूं। एक तो 1T, एक 2T, एक 4T और एक 5T। These are the 4 cases of E। F में क्या कहा था उसने? हाँ जी, F में उसने ये कहा था गिवन दैट में एटलीस्ट 1 डाइस शोज अ 3, कम से कम एक डाइस पे 3 आना चाहिए। तो 3 वाले तो ये सारे ले लेंगे ऊपर वाले, और इसमें से 6 3 भी ले लेंगे। तो इसका मतलब कौन कौन से केस आए भाई? 3 1 आया, 3 2 आया, 3 3 आया, 3 4 आया, 3 5 आया, 3 6 आया और 6 3 भी आया। ये आया जी। अब मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में कॉमन कितने हैं? कुछ भी कॉमन नहीं है, 0 नहीं लिखते, 5 लिखते हैं। E इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल, E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू 5। कभी भी सेट में 0 नहीं लिखा करते। ये बात आपने सीखी थी क्लास 11th के अंदर, यदि आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो तो। ठीक है जी। तो इसका मतलब देयर इज नथिंग इज कॉमन इन बिटवीन E एंड F, सो वी कैन से कि E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू 5। ऐसे सेट को डिसजॉइंट सेट्स कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे E बाय F चाहिए, कोई बात नहीं। तो प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F ऊपर और प्रोबेबिलिटी ऑफ F नीचे। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे, 20 केस टोटल है, इसके फेवर में एक भी नहीं, 0 है। तो 0/20 तो इसकी, और F की प्रोबेबिलिटी 6 और 1 7, 7/20, 20 से 20 कट गया, तो 0 डिवाइड बाय एनी नंबर। हाँ बेटा जी, 0 डिवाइड बाय एनी नंबर विल गिव 0। आंसर चेक करो और बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ये हुआ जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 15। नहीं, नहीं इक्वली लाइकली जा रहे ना वो, बाद में जरूरत नहीं है ना, इसमें कोई केस ही नहीं बन रहा आगे। हाँ भाई, यहाँ तक देखें सब क्लियर आंसर आ गया या कोई गड़बड़ है, किसी को कोई परेशानी हो? इसके बाद इसमें एमसीक्यू भी है एक आधा। कितने एमसीक्यू हैं? 2 एमसीक्यू हैं जी इसके अंदर। इसने आपसे ये कहा पहले पार्ट में पीए इतना दे दिया, पीबी 0 दे दिया, पी ए अपॉन बी बताओ। तो अगर पीबी 0 हो गया तो ए अपॉन बी तो इंटरसेक्शन अपॉन में 0 आ गया तो नॉट डिफाइंड हो गया वो। इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर इवेंट सच दैट, उसने आपको ये दे दिया पी ए अपॉन बी। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर है 17, आपको दे दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, ये दोनों है। तो भाई इनमें एक हिस्सा तो कॉमन होता ही है, आपको पता ही है। इसका फार्मूला पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, इसका फार्मूला पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए। ये तो भाई पी ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए तो सेम ही हुआ, ये कट गया हमारे पास। तो इसका मतलब पी ए इक्वल आ गई किसके? पी बी के। तो इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन ठीक हो गया जी। तो आप कह देंगे इट इम्प्लाइज डी ऑप्शन इज करेक्ट। ये आपके पास खत्म हो गया मेरे बच्चे एक्सरसाइज नंबर 13.1 का काम। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारे पास, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। उसके मैं आपको पहले नोट सेंड कर दूंगा, अभी हाथ के हाथ ही कर देता हूं बैच के तुरंत बाद। एक तो वो नोट्स आप अपने पास नोट कर लेंगे, बहुत ज्यादा काम नहीं है, थोड़ा सा ही है। और मैं कोशिश करूंगा कि इसका वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं आपके पास भेज दूंगा। सर 13 एक्सप्लेन कर दो। 13th क्वेश्चन क्या है भाई? हाँ, अच्छा क्वेश्चन है 13, वो भी समझ लो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सही पूछा वैभव।
समझ लो भाई 13 भी। 13 क्या कहना चाह रहा हमें? 13 को ना बस लिखने का तरीका ठीक होना चाहिए, क्वेश्चन तो अपने आप क्लियर हो जाता है। 13 को लिखने का मेथड समझ में आना चाहिए। कैसे? कह रहा है कि इंस्ट्रक्टर हैज ए क्वेश्चन बैंक कंटेनिंग 300 इजी ट्रू फॉल्स एंड 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स। अच्छा, और कह रहा 500 इजी एमसीक्यू और 400 डिफिकल्ट एमसीक्यू। कह रहा है क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, what is the probability that it will be an easy question given that it is a multiple choice question। अच्छा, तो पहले हमने नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस लिखे, वो थे हमारे पास 300, 200, 500, 400। 300, 200, 500 और 400, ये जी, ये आ गए 9 और 5 14, यानी कि 1400 हो गए। अब आपने ई और एफ लिखे, बस इसमें इन्हें सही से लिखने का ही तरीका ठीक होना चाहिए। कह रहा है हमारे से व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो इजी क्वेश्चन हो। अच्छा, ये है इजी क्वेश्चन, और गिवन दैट में क्या बता रहा? एमसीक्यू। कहां मिस्टेक होती है वो समझो। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई लिखे, कुछ बच्चे डायरेक्ट लिख देते हैं इजी क्वेश्चन के उठा के 300, 500, 800 लिख दिया यहाँ, फिर बाद में ढूंढते रहते हैं कॉमन क्या होगा। तो इसे आप ऐसे ही लिखो 300 प्लस 500, इजी वाले लिख दिए, ये इजी था, ये इजी था, ये आ गया। फिर आप लिखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ, एफ में कितने बैठेंगे। एफ के लिए वो कह रहा एमसीक्यू, एमसीक्यू थे 500, 400, एमसीक्यू थे 500 और 400। अब अगर मैंने इकट्ठा लिखता 800 और इसे इकट्ठा लिखता 900, तो मेरे दिमाग में आता कॉमन हुआ 100, क्योंकि 100 से दोनों डिवाइड हो रहे, जबकि कॉमन क्या है 500। ये तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ का फार्मूला अगर मैं लगाऊं, तो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ई इंटरसेक्शन एफ में हमारे पास आएगी 500 केस, दोनों में कॉमन है 500 अपॉन 1400 होल अपॉन एफ के केस थे हमारे पास 500, 400, 900 अपॉन इसके भी 1400, ये कैंसिल, 2 जीरो से इसकी 2 जीरो कट गई, तो आपको आंसर मिल गया मेरे बच्चे 5/9। चेक कर लो भाई क्या आंसर है। वैभव क्लियर हो गया क्वेश्चन? सेम, ठीक आ गया इसका मतलब। चलिए जी, वैभव का मैसेज आ गया, क्लियर हो गया। हाँ भाई, तो ये आपके पास कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज नंबर 13.1। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी है 13.2, अगर अभी भी किसी का कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो भाई वो कर लेना, मैंने आपको बेसिक दोबारा से समझा दिया। हर क्वेश्चन में एक ही फार्मूला अप्लाई होना है, ये वाला एक इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, एक इवेंट जो पहले से हो चुका होगा। ठीक है जी, तो उसके बिहाफ पर आप ये फार्मूला लगाकर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये तरीका हमारे पास है। अब इसके बाद हमारे पास बची एक एक्सरसाइज अगली जो 13.2, वो हम करेंगे कल स्टार्ट, या उससे पहले मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन कोशिश करूंगा भेज दूंगा। बस आज के लिए इतना ही।